हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और मैं मोहम्मद माजिद। आज 10-12 टाटा 10-12 एलपीटी के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। और नई गाड़ियां जो आती हैं तो उसको वेल्डिंग काम में रखते हैं, तो वेल्डिंग काम में रखने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में आज वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ये टाटा की 10-12 एलपीटी है। ये 10-12 एलपीटी टाटा की 10-12 एलपीटी गाड़ी है। ये उसका न्यू जनरेशन 3.3 लीटर न्यू जनरेशन इंजन है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। उसका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कैसा है, एससीआर सिस्टम कैसा है, इंजन का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, उसमें कौन कौन से सेंसर आते हैं, कौन कौन से एक्चुएटर आते हैं, उसके बारे में आज देखेंगे। ये गाड़ी बॉडी बनने के लिए आई है और हमने इसका वीडियो बनाया है। और बॉडी काम में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए उसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये इंजन नया है। ये डबल ओवरहेडेड मतलब 2 कैम शाफ्ट इंजन के ऊपर 2 कैम शाफ्ट आते हैं। पहले एक कैम शाफ्ट की गाड़ियाँ टाटा में आती थी। अभी ये न्यू जनरेशन का डबल ओवरहेडेड कैम शाफ्ट का इंजन है। और इसके ऊपर क्या क्या नया सिस्टम लगाया गया है और BS6 के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और उसमें जो भी यूनिट लगे हैं, जो सेंसर, एक्चुएटर, SCR, EGR, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, तो इसके सिस्टम के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इस गाड़ी का ECM जो है वो लेफ़्ट साइड में है और उसको देखने के लिए ये कवर खोलना पड़ेगा। ये जब कवर खोलेंगे तो फ्यूज़ बॉक्स और ECM यहीं से दिखाई देगा। ये कवर खोलने के बाद यहाँ से 4 बोल्ट आते हैं, चारों जब खोलेंगे और कवर हटाएंगे तो ECM दिखाई देगा। ये रहा फ्यूज़ बॉक्स और ये ECM। ये ECM का एक कनेक्टर ये है और एक कनेक्टर ये है। इसमें से एक J1 कनेक्टर है और एक J2। एक इंजन का वायरिंग का है और एक गाड़ी के वायरिंग का है। तो जब भी वेल्डिंग काम करें ये ECM के कनेक्शन को छोड़ा दें, क्योंकि वेल्डिंग काम जब होता है और जब गाड़ी में कोई भी वेल्डिंग होते रहता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तो उसमें 200 से लेकर 400 DC वोल्ट का करंट दौड़ता है। और 5 वोल्ट से ज़्यादा का करंट अगर ECM में जाता है तो उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जितनी भी IC होती है वहाँ पे जलने का ख़तरा रहता है। और ये सामान महंगा आता है, तो ये 10 मिनट की मेहनत कर लेने से ECM को नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये वारंटी भी कंपनी वाले नहीं देंगे। अगर डैमेज हो गया तो वारंटी भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसको निकाल लेना अच्छा है। ये उसको इस तरह से उठाना है और जो ऊपर की तरफ जब पुश करेंगे तो ये लॉक बाहर आ जाएगा और ये वायरिंग हार्नेस इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, एक कनेक्टर निकल गया। अब इसका दूसरा कनेक्टर भी, इसको लॉक ऐसे उठाएंगे और ये लॉक बाहर की तरफ गया। अब इसको धीरे से ऊपर की तरफ उठा लेंगे तो निकल जाएगा। ये दोनों कनेक्टर निकालते वक्त ध्यान देना है कौन सा कनेक्टर कहाँ था, क्योंकि दोनों का पिन और दोनों का पोजीशन और दोनों का काम अलग अलग होता है। तो इसलिए इस पर निशान मार लेंगे। ये दोनों सेम है। ऐसे ये एक बड़ा और एक छोटा आता है, लेकिन इस पर निशान मार लेंगे तो चलेगा, या कुछ भी देख लेंगे जिसकी वजह से दोनों का अंतर हमको मालूम पड़ना चाहिए। ये 8 ब्लू यानी यूरिया का टैंक है SCR सिस्टम का। उसकी जगह जो है केबिन के पीछे और फ्यूल टैंक के आगे दिया हुआ है। ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से जो लाइन गया है तो मोटर फ्यूल टैंक के अंदर भी आता था, लेकिन इसमें जो पहले 2005, 6, 7 में जो मोटर देते थे टाटा मोटर्स में गाड़ियों के अंदर,
तो वही मोटर इस्तेमाल किया हुआ है और ये बाहर लगा है। तो इसमें बदली वगैरह करना है तो फ्यूल टैंक और अंदर से सब खोल फिटिंग का मेहनत कम लगेगा, बाहर से खुल जाता है और बदली भी हो जाता है। फ्यूल टैंक के बाद फ्यूल का जो आउटपुट है वो वाटर सेपरेटर और फ्यूल फिल्टर में जाता है और उसके बाद इंजन की तरफ चला जाता है। स्टीयरिंग ऑयल का ऑयल कंटेनर जो है पीछे केबिन के पीछे की तरफ और केबिन माउंटिंग ब्रैकेट के ऊपर दिया है, मतलब केबिन उठा के भी देख सकते हैं और बगैर केबिन उठाए भी। मगर कोई अंदर केबिन के अंदर जो आता था तो बोनट खोलना पड़ता था, ऐसे खाली बाहर खड़े होकर ही ऑयल का लेवल देख लेते हैं और दिखाई देता है मैक्स मीन कितना है, तो ड्राइवर को ऐसे सामने से ही दिखाई दे देगा, तो कम है ज़्यादा है वो आसानी से मालूम पड़ जाता है। इसमें गियर बॉक्स जो है GB40 का ही है, नए मॉडल का गियर बॉक्स है, GB40 का है। टॉप कवर थोड़ा अलग है BS6 के ऑपरेटिंग के हिसाब से। और गियर बॉक्स का जो माउंटिंग है वो एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ दो अलग से दिया हुआ है। इंजन में पीछे की तरफ माउंटिंग नहीं है, इसलिए इंजन का जो पीछे का माउंटिंग है वो गियर बॉक्स के साथ लेफ़्ट राइट में दिया हुआ है। और प्रोपेलर शाफ्ट भी अच्छा है, नए मॉडल का बढ़िया है। जो 4 बोल्ट वाला हेवी गाड़ियों में आता था वही है मीनिंग वाला, जो ढीला वगैरह कम होता है और मेंटेनेंस कम आता है ये प्रोपेलर शाफ्ट में। ये क्लच हाउसिंग जो है एल्यूमिनियम का दिया हुआ है और ये क्लच हाउसिंग का वज़न कम है लेकिन मजबूत है डिज़ाइन के हिसाब से, और वज़न भी कम है और मजबूत है। और गियर बॉक्स उतारने के लिए इसमें क्लच हाउसिंग खोलना नहीं पड़ेगा, गियर बॉक्स के 4 बोल्ट अलग से दिए हुए हैं, उनको खोलेंगे तो गियर बॉक्स पीछे आ जाएगा और क्लच हाउसिंग वहीं पे रह जाएगा। इस गाड़ी में एक चीज़ थोड़ा नया आया है, जगह कम और एयर टैंक का जो पहले 3 टैंक आते थे उसकी जगह अभी एक बड़ा एयर टैंक दे दिया है। उसमें दो जो अपना DDU का जो 2 आउटपुट दोनों टैंक के लिए जाता था वो इसी टैंक में यहाँ से एंटर होता है, और आउटपुट जो ड्यूल ब्रेक वाल को जाता है वो दोनों आउटपुट यहीं से जा रहा है। मतलब फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक का दोनों का जो ड्यूल ब्रेक का इनलेट है वो एक ही टंकी से जाएगा, और DDU से जो हवा निकल रही है वो दोनों एक ही टैंक में दोनों आउटपुट दिया है। मतलब जगह भी कम हो गई और इसके अंदर टंकी की संख्या भी कम हो गई, लेकिन ब्रेक थोड़ा जल्दी लगेगा क्योंकि दोनों आउटपुट इसी में है, तो जल्दी हवा भरेगी और ब्रेक जल्दी लगेगा। ये इसका DDU है, DDU जैसे पहले आता था वैसा ही है। ये 8 बार प्रेशर का है, 8 बार जब प्रेशर हो जाएगा तो प्रेशर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। 8.1 बार एग्जैक्ट है, ऐसे कहने के लिए 8 बार है लेकिन 8.1 बार एग्जैक्ट होता है। और इसमें पहले वाला ही सिस्टम है, उसका किट भी पहले वाला ही लगता है DDU का 3/86 जो आता था वो उसी से इसमें किट से ये रिपेयरिंग हो जाएगा। ये DDU क्लीनिंग करने के लिए जो एयर टैंक दिया हुआ है ये सेल्फ क्लीनिंग का सिस्टम है। DDU के अंदर जो ये छोटे वाले टैंक का जो पाइप जाता है, अगर हम उसको पहले कैंसिल कर देते थे, ये कैंसिल नहीं करेंगे तो DDU में जो प्रेशर होता है वो बैक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे DDU अपने आप जितनी बार गाड़ी छींक मारेगी उतनी बार DDU खुद सफाई होता है। और ये 3 साल 4 साल 5 साल जाके इसका किट डालना पड़ता है। अगर ये कनेक्शन हम कट ऑफ कर देते हैं तो हर 6 महीने में 1 साल में DDU का जो फ़िल्टर है वो जाम हो जाएगा, पानी भर जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा। तो कभी भी ये टैंक में कोई प्रॉब्लम आता है या खोलते हैं तो उसको लगाना चाहिए, और उसका कनेक्शन भी जो एक पाइप का कनेक्शन DDU में दिया है उसको भी लगाना चाहिए। वो सिस्टम से पर डे DDU की सफाई होती है। इस गाड़ी में एक फ़ायदा और है कि रिले वाल जो पहले सिस्टम पुराना वाला जो था कि रिले वाल से रियर स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर जो ऑपरेट होता था, तो अभी बीच में क्या हुआ था, जो हेवी गाड़ियों में लगभग इन गाड़ियों में भी ऐसी मतलब 10 टन के ऊपर की गाड़ियों में ABS सिस्टम जो लगा था, तो अभी ये 10 टन के नीचे की गाड़ियों में ABS निकाल दिया हुआ है। तो ABS के चारों व्हील में जो 4 एक्चुएटर लगते थे या पीछे के 2 व्हील में 2 एक्चुएटर लगते थे, फिर ABS का अलग से ECM लगता था,
मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो लगता था, फिर उसके वायरिंग लगती थी, वायरिंग हार्नेस लगती थी, तो वो उसका खर्चा और मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ता था, रिपेयरिंग करना, फिर ढूंढना, और ये जगह भी बचती है और इससे ब्रेक का सिस्टम इजी हो जा रहा है। मतलब पाइपें भी कम हो गई, वायरिंग भी कम हो गया, बैटरी पे भी लोड कम पड़ रहा है। ये BS6 है और 10-12 मॉडल BS6 LPT। इसमें आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है इस तरह का है। इसके अंदर 4 एक्स्ट्रा यूनिट BS4 के गाड़ियों में जो सिर्फ SCR आता था, उसके अलावा ये देखिए, ये DOC ये यहाँ से यहाँ तक DOC है, और ये क्लेम से ये क्लेम तक DPF है, और इस क्लेम से यहाँ तक, इस क्लेम के बाद वाला जो सेक्शन है वो DF मिक्सचर है, और उसके बाद SCR यहाँ लगा हुआ है, और उसके बाद एक और यूनिट जुड़ा है BS6 में, ये पीछे लास्ट में जो दिख रहा है ASC। तो ASC और SCR और DF मिक्सचर, ये तीनों यूनिट एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन DPF जो है, DPF ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में DPF बीच में है और दोनों तरफ क्लेम से जुड़ा है। मतलब इसको हमें खोलना पड़ेगा, इसको जाम होने के बाद रिपेयरिंग करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। तो उसका खोलने के लिए ये जो 2 हेवी क्लैम्प्स दिए हुए हैं, तो ये अलग यूनिट है। और DOC जो है वो जाम नहीं होता है। DOC जो है वो रिपेयरिंग करना हो तो इसके लिए इसको यहाँ से हटाना पड़ता है। मतलब माउंटिंग भी दिया हुआ है, अच्छा है। ये पूरा सिस्टम वायरिंग हार्नेस निकालने के बाद हम बाहर निकाल सकते हैं, और उसको रिपेयरिंग करने के बाद पूरा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम वापस इंस्टॉल कर सकते हैं गाड़ी में। ब्रेकेट भी अच्छा दिया हुआ है, क्लेम भी बहुत इजी है, आसानी से खुल जाएगा। ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में है। ये ऊपर की तरफ जो सबसे आगे ऊपर की तरफ जो सेंसर लगा है वो NOx 1 सेंसर है, और उसमें ऊपर की तरफ ही सबसे लास्ट में जो सेंसर लगा है वो NOx 2 सेंसर है, और उसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगे हुए हैं। टेम्परेचर सेंसर 1, 2 और इधर एक 3। ये टेम्परेचर सेंसर कौन से सेक्शन में क्या टेम्परेचर है वो ECM को बताते हैं। और ऑक्सीजन सेंसर भी लगा हुआ है। ये लेमड़ा सेंसर बोलते हैं ना, वो आफ्टर ट्रीटमेंट में साइड में दिया हुआ है। ये इधर लेमड़ा सेंसर, ये जो ऑक्सीजन कितना अनबर्न ऑक्सीजन पिस्टन से एग्जॉस्ट सिस्टम में आ रहा है वो बताएगा। और ये DOC का जो यूनिट है उसके आगे की तरफ एक पाइप लगा है, और DPF के आगे की तरफ एक पाइप लगा हुआ है, और DPF के पीछे की तरफ एक पाइप लगा हुआ है। DPF को कितना कार्बन उसमें जमा हो गया है, मतलब आने वाला प्रेशर और DPF से बाहर निकलने वाला प्रेशर का नाप ECM को पता होता है, और उससे वो पता लगा लेता है कि हमारा DPF जो है कितना % चोक हो गया। तब जब ECM को पता चल जाएगा कि DPF कितनी मात्रा में चोक हुआ है, तो रीजनरेशन का काम ये पाइप के थ्रू उसको पता चलता है कि कब रीजनरेशन शुरू करना है और कितना देर के लिए रीजनरेशन शुरू करना है। ये DF मिक्सचर के यूनिट के ऊपर ये जो यूनिट दिख रहा है ये DF डोजर है। यहाँ पे यूरिया आएगा और चला जाएगा, मतलब हमेशा जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे यूरिया रेडी रहता है। जब भी ECM उसको सिग्नल देगा तब वो यूरिया स्प्रे कर देगा। ये DF मिक्सचर यूनिट के ऊपर लगा रहता है, और यहाँ से यूरिया मिक्स होके SCR में आगे जाता है रिडक्शन के लिए, और फिर एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाता है। और ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का ये वायरिंग हार्नेस है, 1, 2 और ये पीछे SCR पे लगा हुआ है। ये तीनों वायरिंग हार्नेस जो है एक दूसरे के साथ
यहाँ पे जुड़ा है अलग अलग यूनिट के लिए, अलग अलग यूनिट का टेम्परेचर का और डेल्टा प्रेशर का और सभी सेंसर का। ये वायरिंग हार्नेस इसी में सब वायर लगा रहता है। ये BS6 में ये नया आइटम, ये जो है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये नया आया हुआ है। और इसका जो टेल पाइप है वो भी थोड़ा, उसका भी डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ, देखते हैं। ये देखिए, ये टेल पाइप है। रीजनरेशन होने के समय ये एग्जॉस्ट पाइप में से जब स्पार्क और कार्बन मटेरियल ये सब निकलेगा तो वो सीधा उड़ के दूर जाएगा। कहीं को भी मतलब कहीं आग लग सकती है या किसी को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए ये अलग से एक बेंड दिया हुआ है। इसमें से जो भी सॉलिड मटेरियल निकलेगा, स्पार्क या कार्बन, तो वो यहाँ टकरा के वो ज़मीन में नीचे की तरफ जाएगा, वो सीधा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे थोड़ा हादसा होने का संभावना कम हो जाती है। ये टेम्परेचर क्या है ये ECM को बताता है।